उसके बाद है डिसमाउंट, उसके बाद लफ्ज़ है पज़ल्ड, उसके बाद है वाइंस्ड, उसके बाद है नाइट, नाइट के बाद है प्रोनाउंस्ड, ऑन किया। ठीक है, अब आपको ये एक्सरसाइज करनी है और इस तरह से लफ्ज़ हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसे लाइन खींची हुई और यहाँ लिखा हुआ मीन्स, इसका मायने होते हैं चेंज अपीरियंस, चेंज अपीरियंस, तो आपको करना ये है कि इन वर्ड में से कोई एक वर्ड यहाँ रखना है जिसके मायने क्या हों, चेंज अपीरियंस। ठीक है, मैं अब बोलता जाऊँगा, आप पहले डैश लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मीन्स, और फिर ये लफ्ज़ लिखेंगे और फिर तलाश करेंगे इनमें से कौन सा लफ्ज़ इसके मायने पर पूरा उतरता है। अब जैसे यहाँ लिखा है चेंज अपीरियंस, यानी अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बदलना, तो ज़ाहिरी शक्ल को बदलने के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है डिस्गाइज। कहाँ लिखा हुआ डिस्गाइज, ये लिखा हुआ, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, डिस्गाइज, किसी और पेन के कलर से ऐसे लिख देंगे डिस्गाइज। ये उतार लीजिए आप पहले ये वाला, और अगला लिखिए खाली जगह के, पहले लिखिए ब्लैंक, फिर लिखिए मीन्स, और उसके बाद लिखिए जनरल वेल बीइंग। जनरल वेल बीइंग, जनरल वेल बीइंग ले लें। आपने यहाँ लिखा ब्लैंक लिखी, ब्लैंक के बाद क्या लिखा, मीन्स, मीन्स के बाद क्या लिखा, जनरल वेल बीइंग। लिख लिया सबने, हाँ, BEING, बीइंग। तो बताइए जनरल वेल बीइंग इसमें किस मानों में आ रहा है, आम तौर पर भलाई के काम करना, ये है जनरल वेल बीइंग का मतलब। वेलफेयर लिख लीजिए इसके साथ, वेलफेयर लिख लिया आपने। ठीक है, अगला लिखिए ब्लैंक मीन्स मिक्स विद पीपल। ब्लैंक, ब्लैंक के बाद मीन्स मिक्स विद पीपल। मिक्स विद पीपल का क्या मतलब होता है, लोगों में मिल जाना। तो यहाँ पर लोगों में मिल जाना, ये लफ्ज़ है मिंगल। मिंगल का मतलब क्या होता है, लोगों में घुल मिल जाना। तो ब्लैंक में क्या आएगा, मिंगल लिख लीजिए ऐसे भी। उसके बाद अगला लिखिए ब्लैंक मीन्स ओल्ड। पहले ब्लैंक लिखिए, फिर मीन्स ओल्ड, कॉमा टॉर्न, TORN, क्लॉथ्स, ओल्ड टॉर्न क्लॉथ्स। क्या मतलब होता है, ओल्ड का मतलब पुराने, टॉर्न का मतलब फटे हुए, और क्लॉथ्स का मतलब कपड़े। पुराने फटे हुए कपड़े,
हाँ, ये लफ्ज़ कौन सा है? रैग्स। तो खाली जगह में लिख लीजिए रैग्स। ठीक है जी। अगले में फिर आप बनाइए ब्लैंक। मीन्स डिसएग्रीमेंट और disagreement about something। क्या मतलब हुआ? डिसएग्रीमेंट यानी आप राज़ी नहीं हैं किसी चीज़ के बारे में। तो किसी चीज़ के बारे में अगर आप राज़ी नहीं हैं तो उसके लिए कौन सा लफ्ज़ यहाँ सूट करता है? वो है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है? झगड़ा। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में राज़ी नहीं होते तो उसका आप पर क्या होता है? डिस्प्यूट होता है। तो आपने ब्लैंक में क्या लिखना है? डिस्प्यूट। चलिए जनाब आगे चलते हैं। अगला लिखिए ब्लैंक। ब्लैंक के बाद मीन्स फाइंड अ सॉल्यूशन। फाइंड अ सॉल्यूशन। फाइंड अ सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हल निकालना। हल निकालने के लिए यहाँ पर और कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है? रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब भी क्या होता है? किसी नतीजे तक पहुँचना। इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? रिजॉल्व। उसके बाद लिखिए अगला ब्लैंक लिखिए पहले, फिर लिखिए मीन्स। नो, KNOW, नो। फॉर श्योर, नो फॉर KNOW, नो। नो का मतलब जानना। फॉर श्योर यकीनी तौर पर जानना। यकीनी तौर पर जानने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे? यकीन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्या? सर्टेन। इसके ब्लैंक में क्या लिखेंगे आप? सर्टेन। ठीक है। सर्टेन के बाद अब फिर अगली खाली जगह लिखिए। ये नवी खाली जगह है। ब्लैंक मीन्स वरीड अबाउट। वरीड को इंग्लिश में स्पेलिंग है WORRIED। WORRIED, वरीड अबाउट। वरीड अबाउट का मतलब क्या होता है? परेशान होना। आपके ख्याल में परेशान होने के लिए यहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? परेशान होने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है पज़ल्ड। तो इस खाली जगह में आप क्या भरेंगे? पज़ल्ड। इसके बाद हम आ गए 10वीं खाली जगह पे। सॉरी, हाँ अभी 9 थी ये वाली जो मैंने इससे पहले की थी। अच्छा, फिर मैं एक क्या भूल गया बीच में से? पहली थी डिस्गाइज, देखें। दूसरा क्या था? वेलफेयर। तीसरा नहीं, मैंने असल में दूसरा नहीं बोला आपको, ठीक है, और तीसरे से बोलना शुरू कर दिया। तो अच्छा वो लिख लें आप पहले। ब्लैंक लिखिए, ये दूसरा है एक्चुअली। ब्लैंक लिखिए मीन्स states something as true। state something as true, बयान कीजिए जो सच हो। सही है। कोई ऐसी बात बयान कीजिए जो सच्चाई हो। तो यहाँ बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोनाउंस, ऐलान करना, सही फैसले का ऐलान करना। तो इसके लिए लफ्ज़ क्या आ जाएगा? प्रोनाउंस्ड। अब आ जाएं आप आखिर में 10वां। पहले लिखिए ब्लैंक, फिर लिखिए मीन्स, फिर लिखिए सिग्नल्ड। सिग्नल्ड, SIGNALLED, सिग्नल्ड। सिग्नल्ड का मतलब क्या होता है? इशारा करना।
इशारा करने के लिए यहाँ पर क्या है? मोशन। मोशन का मतलब भी क्या होता है? हरकत करके हाथ से इशारा करना। ठीक है। उसके बाद नंबर 11, ब्लैंक मीन्स गेट ऑफ समथिंग। गेट ऑफ, OFF, ऑफ, गेट ऑफ समथिंग। गेट ऑफ, उतर जाओ, किसी चीज़ पर से उतर जाना। इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है डिसमाउंट। डिसमाउंट का मतलब भी क्या होता है? उतर जाना। घोड़े पे से उतरना, हाथी पे से उतरना, इसको कहते हैं डिसमाउंट। उसके बाद नंबर 12, ब्लैंक के बाद मीन्स अनएबल टू अंडरस्टैंड। अनएबल टू अंडरस्टैंड। सही है। कौन सा लफ्ज़ है जो इसको बयान करता है? अनएबल टू अंडरस्टैंड। कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही हो तो इसके लिए आप, ये लफ्ज़ सही है पज़ल, लेकिन ये हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं कहीं, तो वहाँ ये इस्तेमाल नहीं होगा। अनएबल टू अंडरस्टैंड, पज़ल। इसमें लिख लीजिए आप पज़ल। और पज़ल पहले हमने कहाँ लिखा है? हाँ, वरीड अबाउट। तो वरीड अबाउट के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा? वरीड अबाउट के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा कंसर्न। आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट। मैं इसके बारे में, मुझे कंसर्न है। ठीक है। तो जहाँ लिखा हुआ वरीड अबाउट, उसके साथ क्या लिख दीजिए? कंसर्न। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नंबर 13, ब्लैंक मीन्स शोड डिसलाइक। शोड, SHOWED, शोड डिसलाइक। तो ऐसे जाहिर करना जैसे पसंद नहीं किया गया। हाँ भाई, कौन सा लफ्ज़ है यहाँ जो जाहिर करता है पसंद नहीं किया गया? ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ था ना वाइंस्ड, उसने झुरझुरी ली थी। टाइगर ने जब हाथ रखा था उसके बॉडी पे, घोड़े के, तो उसने झुरझुरी ली थी या पसंद नहीं किया था। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वाइंस्ड। यहाँ लिख लीजिए वाइंस्ड। अगला लिखिए नंबर 14 पे, ब्लैंक मीन्स साउंड made by a horse. Need. Sound made by a horse. तो इसके लिए कौन सा लफ्ज़ है? Need. उसके बाद आखिरी है ब्लैंक्स के साथ, मीन्स ऑफिशियली सैड। मीन्स ऑफिशियली किसके मायने में आ रहा है? ये प्रोनाउंस्ड। ये गलत हुआ है वहाँ, यहाँ पर आएगा प्रोनाउंस्ड। और ये कहाँ हुआ था वो बताइए?
State something as true. State something as true, claims. State something as true का मतलब क्या होता है? दावा करना। सही है? यहाँ पर क्या आएगा 15 में? Pronounced। और वहाँ पहले में क्या आएगा state something true में? Claims। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 2। अब हम चले गए एक्सरसाइज नंबर 3 पर। पेज नंबर आपका है 7। मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक्सरसाइज नंबर 3 है क्या, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। कहते हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। एक स्टेटमेंट जो दी गई है वो क्या है? इनकरेक्ट है, सही नहीं है। रीड द टेक्स्ट एंड राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको किताब दोबारा पढ़नी है सबक, और ये देखना है कि करेक्ट बात क्या होगी। यानी जुमला गलत है और उसमें एक बात गलत है, आपको वो बात क्या करनी है? सही करनी है। फर्स्ट डिस्कस ओरली विद योर पार्टनर, देन राइट द करेक्ट आंसर। पहला जुमला लिखिए जो गलत है। पहला जुमला, द केस वाज फर्स्ट। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, हेडिंग लगा लीजिएगा आप। और छोटा शार्ट में लिख लीजिए ट्रू फॉल। ट्रू फॉल का मतलब क्या है? बताना है कि ये सही है या गलत है, नहीं बल्कि सही करना है। करेक्ट द सेंटेंसेस, ये है। अच्छा, पहला जुमला क्या लिख रहे हैं आप? द केस वाज फर्स्ट। द केस वाज फर्स्ट brought to the caliph। हाँ, पीछे आ जाए ना आप क्यों नहीं लिख रहे? आप क्यों नहीं लिख रहे? पहले का नहीं, आज ही का, पहले ही दिन है। हाँ, आपने कैसे सोच लिया? The case was first brought to the caliph by the two men. By the two men. जुमला सही है गलत है? सबसे पहले केस लाया गया काजी के पास। कौन लेकर आया था ये केस? कैलिफ के पास तो लेकर आए थे काजी। इस जुमले में क्या लिखा हुआ है? कैलिफ के पास ये 2 आदमी लाए थे, तो 2 आदमी तो नहीं लाए थे। कौन लाया था? अब आप इसी जुमले को दुरुस्त करके लिखें। उसमें आखिर में ये नहीं लिखिएगा बाय द 2 मैन, बल्कि लिखिएगा बाय द काजी। समझ में आ गई बात? तो जुमला क्या हुआ? द केस वाज फर्स्ट ब्राउट टू द कैलिफ बाय द काजी। दूसरा जुमला, दूसरा जुमला क्या हुआ? लिख लिया? दूसरा जुमला, The Qazi said that, the Qazi said that the case was easy. The case was easy, so he could not solve it. So he could not solve it. जुमला फिर पढ़िए, फिर सुनिए। द काजी सेड दैट द केस वाज इजी सो ही कुड नॉट सॉल्व इट। तो आपके ख्याल में सही है ये? इजी की जगह क्या था? उसने कहा था कि ये केस डिफ़िकल्ट है। तो अब आप इस जुमले को सही करें। इजी की जगह क्या लिखें? डिफ़िकल्ट लिखें। यानी द काजी सेड दैट द केस वाज डिफ़िकल्ट
so he could not solve it. ठीक है, तीसरा जुमला लिखिएगा। The caliph asked the beggar. The caliph asked the beggar to speak first. खलीफा ने बैगर से कहा कि वो पहले बात करे। जुमला दुरुस्त है? जुमला ये था, द कैलिफ आस्क्ड द बैगर टू स्पीक फर्स्ट। उसने रिच मैन से कहा था। आप इसमें क्या तब्दीली करेंगे? बैगर के बजाय आप क्या लिख देंगे? रिच मैन। द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन, द कैलिफ आस्क्ड द रिच मैन टू स्पीक फर्स्ट। लिख लीजिए। ठीक है, अब लिखिए अगला जुमला। द कैलिफ वांटेड द रिच मैन, द कैलिफ वांटेड द रिच मैन टू टच द हॉर्स फर्स्ट, टू टच द हॉर्स फर्स्ट। दोबारा बोलता हूँ मैं। द कैलिफ वांटेड द रिच मैन टू टच द हॉर्स फर्स्ट। खलीफा ये चाहता था कि अमीर आदमी पहले घोड़े को टच करे। आपके ख्याल में उसने पहले अमीर आदमी से नहीं कहा था कि आप टच करें? उसने पहले किससे कहा था? बैगर से। तो आप इसमें रिच मैन की जगह क्या लगा देंगे? बैगर। लिख लीजिए। तो क्या बना? द कैलिफ वांटेड द बैगर टू टच द हॉर्स फर्स्ट। ठीक है, अगला जुमला। ये लाइन छोड़ के आप मेरी बात पकड़ लो और क्या। ठीक है, अगला जुमला। The horse belonged to the beggar. The horse belonged to the beggar. B-E-G-G-A-R. घोड़ा ताल्लुक़ रखता था किससे? बैगर से। सही बात है, गलत बात है? घोड़ा दरअसल किसका था? रिच मैन का। तो अब बदल लीजिए। द हॉर्स बिलोंग टू द रिच मैन। अगला जुमला। द कैलिफ डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट। द कैलिफ डिसाइडेड टू बी स्ट्रिक्ट। STRICT। खलीफा ने सख्त होने का फैसला किया। जी भाई, क्या आपके ख्याल में खलीफा ने उस फ़कीर के साथ सख्ती करने का फ़ैसला किया था? क्या फ़ैसला किया?
उसने उसके साथ रहमदिली का फैसला किया था। टू बी स्ट्रिक्ट नहीं, बल्कि टू बी मर्सीफुल। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त, और मर्सीफुल का मतलब क्या होता है? रहमदिल। तो ये जुमले में आप स्ट्रिक्ट की जगह क्या लगा लेंगे? मर्सीफुल। टू बी मर्सीफुल। सही है। अगला जुमला, द रिच मैन, आखिरी जुमला है ये। द रिच मैन हिट द बैगर। द रिच मैन हिट द बेगर, क्या मतलब हुआ? मारा। तो क्या ऐसा हुआ था? रिच मैन ने बेगर को मारा था? क्या किया था? माफ करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फॉरगिव। तो आप यहाँ हिट के बजाय क्या लगा लेंगे? फॉरगिव। लिखें पूरा, द रिच मैन फॉरगिव द बेगर। तो ये थी जनाब आपकी एक्सरसाइज नंबर 3। ठीक है। तो इंग्लिश की ये जो 10वीं जमात की बुक है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 9th की बुक थी आपकी। 9th की बुक में भी आपका पहले एक सबक होता था, फिर उस सबक के बाद एक्सरसाइज होती थी बहुत सारी, और एक्सरसाइज के बाद फिर डिफरेंट 6 ऑप्शन होते थे। हर सबक में 6 पॉइंट्स थे। तो यहाँ पर भी अभी हम तीसरे पॉइंट पर चल रहे हैं, जो एक्सरसाइज का है। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 4। लिख लें, हेडिंग डालें, एक्सरसाइज नंबर 4। अच्छा, इसमें करना क्या है वो मैं आपको पहले सुना देता हूँ। ठीक है। एक जुमला है, आपको उस जुमले को गौर से देखना है और सोचना है कि ये जुमला किसने बोला था। काजी ने बोला था, खलीफा ने बोला था, घोड़े ने बोला था। ये तो मैंने गलत बोल दिया, घोड़े ने कोई जुमला बोला था नहीं, फिर किसने बोला था? बैगर ने बोला था, रिच मैन ने बोला था, किसने बोला था? ये आपको बताना। तो हम आपको जुमला बोलेंगे, आप जुमला लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर उसके सामने उसका स्पीकर का नाम लिखेंगे किसने बोला था। ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 4 और पेज नंबर 8 पर है। चलिए जी, पहला जुमला, ही बेग्ड मी। ही बेग्ड मी, हाँ, BEGGED, बेग्ड, गुजारिश की, भीख मांगी। ही बेग्ड मी टू गिव हिम अ राइड। He begged me to give him a ride। ये जुमला किसने बोला था? इसने मुझसे गुजारिश की कि मुझे आप लिफ्ट दे दें। किसने? रिच मैन ने। ब्रैकेट में लिख दीजिए रिच मैन। दूसरे कलर के पेन से लिखें ताकि साफ नज़र आए। ठीक है। उसके बाद अगला जुमला, आई स्वेयर। स्वेयर की स्पेलिंग है SWEAR। आई स्वेयर द हॉर्स इज माइन। स्वेयर का मतलब क्या होता है? कसम खाना। आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, द हॉर्स इज माइन, कि ये घोड़ा मेरा है। हाँ भाई, किसने बोली थी ये बात? बैगर ने बोली थी। लिखें सामने ब्रैकेट में बैगर, BEGGAR, बैगर। तीसरा जुमला, he said no one would believe me। he said no one would, WOULD, would believe me, BELIEVE, believe me, if I said that the horse is mine।
ये है जुमला जिसमें आपको सोचना पड़ेगा। He said, उसने कहा था, no one would believe me, कि कोई मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। If I said that, अगर मैं ये कहूँगा, the horse is mine, कि घोड़ा मेरा है। ये बात पेश कर रहा है रिच मैन किसके सामने? खलीफा के सामने। कि इसने ये कहा था कि अगर तुम बोलोगे भी पब्लिक के सामने कि घोड़ा तुम्हारा है तो कोई तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगा। He said that, इसने कहा था कि, ये बात कौन कह रहा है कि इसने कहा था कि? तो रिच मैन कह रहा है ना। समझ में आई बात या नहीं आई? दोबारा पढ़ें फिर सोचें, फिर आपको समझ में आएगा। He said, उसने कहा था कि no one would believe me, कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। वो मैं कौन हूँ? वो रिच मैन है। If I said, अगर मैं कहूँ that the horse is mine, कि ये घोड़ा मेरा है, तो ये बात कौन कह रहा है? ये रिच मैन कह रहा है। किसके सामने? खलीफा के सामने। इसके सामने लिख लीजिए रिच मैन। उसके बाद जुमला है अगला, I will tell the truth। I will tell the truth, मैं सच कहूँगा। ये बात किसने कही थी? ये कंफ्यूजिंग है। बैगर भी कह सकता है और सही है ना, लेकिन असल में ये बात कही थी किसने? रिच मैन ने। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो सबक था हमारा, उसने कहा था, यहाँ से शुरू की थी बात, O leader of the faithful, I beg you to believe me that whatever I say in your presence shall be the truth। मैं जो कुछ भी कहूँगा आपके सामने वो क्या होगा? ट्रुथ होगा। ये पूरी बात उसने कही थी। इससे इन्होंने ये जुमला अखज़ किया है कि जिसमें लिखा हुआ I will tell the truth। अच्छा, और जो फ़कीर ने कहा था वो कहाँ से शुरू किया था? तो मैं आपको बताता हूँ। उसने शुरू ये बात की थी कि O leader of the faithful, you are the helper and guardian of the poor, you are a wise and just caliph, have pity on me and save me from the cruelty and injustice of this rich man। यानी उसने ये बात ही नहीं कही थी कि मैं जो कहूँगा वो सच कहूँगा। उसने तो पूरी एक कहानी सुनाई थी। तो इसके सामने क्या लिख दिया आपने? रिच मैन। अगला जुमला, I have spent, पांचवा जुमला है ये, I have spent, 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 all my money, all my money on this horse। सही है। जो कुछ भी रकम मेरे पास थी वो मैंने इस घोड़े पर खर्च कर दी। किसने कही थी ये बात? बैगर ने। ठीक, शाबाश। अगला जुमला लिखिए, He told me, He told me, He told me I was ungrateful person। He told me that I was ungrateful। इसने मुझसे कहा था कि मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ। किसने कही थी ये बात? ये बात तो उस आदमी के लिए बैगर नहीं गई थी, सही है, लेकिन ये बात बयान कौन कर रहा है? खलीफा के सामने रिच मैन कर रहा है। ये ट्रिक है इसमें। मैं देखिए पढ़ के सुनाता हूँ जो उसने बात बयान की थी। ठीक है, अमीर आदमी बात कर रहा है खलीफा से और क्या कह रहा है? He said that he had given me a ride। इसने मुझसे कहा था कि इसने मुझे सवारी दी
एंड इंस्टीड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, और बजाय इसके कि मैं उससे शुक्रगुजार होता, आई वॉज रॉबिंग हिम ऑफ हिज हॉर्स, मैं उसका घोड़ा लूट रहा हूँ। ये बात कर कौन रहा है? अमीर आदमी कर रहा है, और अमीर आदमी करते हुए बता रहा है कि इसने मुझसे ये बात कही थी। चलें अगला जुमला लिखिए। हमारे पास 3 मिनट रह गए, 3 मिनट के बाद जहाँ तक ख़त्म होगा रुक जाएंगे, उसके बाद फिर कल। अगला जुमला, ऑन रीचिंग द सिटी गेट, ऑन रीचिंग द सिटी गेट आई आस्क्ड हिम टू गेट डाउन। I asked to get down। दोबारा बोलता हूँ मैं जुमला। On reaching the city gate, I asked him to get down। सिटी गेट पर पहुंचकर मैंने उससे कहा कि उतर जाओ। किसने कहा था? दोनों ने कहा था ये बात। सही नहीं? अब देख रहा हूं मैं कि किसने कहा होगा। ये असल में बात कही थी बैगर ने। सही है। ये बैगर कह रहा है किसके बारे में? रिच मैन के बारे में। और किसके सामने कह रहा है? खलीफा के सामने। चलें भाई, अगला आखिरी आज के लिए, टाइम हमारे पास ख़त्म हो गया। He said that he wanted to reach the city quickly। He said that उसने ये बात कही थी कि he wanted to reach the city quickly, कि वो शहर जल्दी पहुंचना चाहता है। ये बैगर ने कहा था किसके बारे में और किसके सामने कहा था? इसमें असल में ट्रिक यही है इन जुमलों के अंदर ना, कि आपको ऐसा लगता है कि बोलने वाला ये है, लेकिन जिसके मुताल्लिक बोल रहा है उसको नहीं बताना आपको वो बताना है जो बोल रहा है। तो ये बैगर था इसका। तो ये हमने आज कितने कंप्लीट किए? 8। ये 8वां था जो अभी हमने लिखा है। ठीक है, इंशाल्लाह ये 16 हैं, कल बाकी के 8 कल करेंगे एक्सरसाइज 4 के। चलें भाई।